साथियों नमस्कार। साथियों उस दिन बात हुई थी वन्य समाज के बारे में कि किस प्रकार से जो है हमारे यहाँ वन काटे गए और किस प्रकार से वनों का विनाश हुआ। दो कारण थे जिसमें एक स्लीपर जो रेलवे का विकास हुआ। हम देखते हैं कि रेलवे का विकास हो जाने से बहुत सारे पेड़ काटे गए क्योंकि उसमें स्लीपर के लिए यूज होते थे और बहुत सारी पटरियों के लिए भी लकड़ियाँ यूज होती थी। तो रेलवे का विस्तार और कुछ जहाज़ों का भी, नावों का, बोट का निर्माण होता था लकड़ियों के माध्यम से, जिस प्रकार से बहुत सारे पेड़ काटे गए। साथियों आज हम बात करेंगे कि वन्यजीव का विनाश तो हुआ, वन्यजीव का विनाश होने से यहाँ की जो स्थानीय निवासी थे उनका जीवन कैसे प्रभावित हुआ। जब वन कट जाते हैं उनको बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, तो उनकी आवश्यकताओं में किस प्रकार से कमी आई, कौन कौन सी चीज़ों की कमी आई, और हम शुरुआत करेंगे किस प्रकार से जो है पुराने वन काटे जाते हैं और अंग्रेज़ जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से किस प्रकार से वन का विकास करता है, वन नए वनों का विकास करता है जिन्हें बागान बोला जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों बात कर रहे हैं वन्य समाज की। हम देखते हैं कि उस समय अंग्रेज़ों को सबसे बड़ी चिंता ये थी कि कहीं ऐसा ना हो कि स्थानीय निवासी जो कि हमारे पेड़ों को काट रहे हैं, धीरे धीरे वो पेड़ पूरी तरह से कट जाए और जो है उनको अपने यूज के लिए लकड़ियाँ ना प्राप्त हो सकें। इसकी वो बड़ी चिंता थी और इस चिंता को लेकर के अंग्रेज़ों ने एक प्लान बनाया और जर्मनी से एक विद्वान जिनका नाम था डायट्रिच बैंड्रिस। क्या नाम था? डायट्रिच ब्रैंडिस। तो डायट्रिच बैंड्रिस को बुलाया जाता है और उनसे सलाह लेने के लिए एक प्रकार से कि सलाह ली जाए कि किस प्रकार से हम वनों की रक्षा कर सकते हैं, किस प्रकार से जो है नए वनों का विकास कर सकते हैं, इसके बारे में, और वनों का जो स्थानीय जो वो हैं उन पर एक नई प्रौद्योगिकी का विकास कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में लेकर के जो वैज्ञानिक थे डायट्रिच ब्रैंडिस, उनको बुलाया गया और इन्हें पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया। वन महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो अगर पूछा जाए कि देश का सबसे पहला वन महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो वो थे डायट्रिच ब्रैंडिस, जो कि एक जर्मन वैज्ञानिक थे। तो इन्हें नियुक्त किया गया। ये आते हैं और देखते हैं कि लोगों के संरक्षण विज्ञान के बारे में प्रशिक्षित करना चाहिए। यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनको जो है वन संरक्षण के बारे में कुछ ज्ञान देना चाहिए और उन्हें इस प्रकार से प्रशिक्षित करना चाहिए कि एक व्यवस्थित तंत्र होना चाहिए। वन संपदा के उपयोग से संबंधित कानूनी मंजूरी लेना चाहिए था। यानी कि ब्रैंडिस अगर ये करते भी, जैसे वन संरक्षण के लिए प्रशिक्षित करना था स्थानीय निवासियों को, वन संरक्षण के लिए स्थानीय निवासियों को प्रशिक्षित करना था, और दूसरा था कि जंगल में व्यवस्थित एक तंत्र होना चाहिए। वो मानते थे कि जब तक जंगल में एक व्यवस्थित तंत्र नहीं होगा, है ना, तब तक वनों का संरक्षण नहीं होगा। तो व्यवस्थित तंत्र होना चाहिए जंगल में, और क्या होना चाहिए, वनों के संरक्षण के लिए स्थानीय निवासियों को प्रशिक्षित करना चाहिए। ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए और इन चीज़ों के लिए वो क्या करते हैं, इन चीज़ों के लिए उन्हें कानूनी मंजूरी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कुछ अपने तरीके से करना है तो औपनिवेशिक काल में अपने तरीके से नहीं हो पाता था। हर चीज़ करने के लिए कानूनी मंजूरी आवश्यक थी, तो इसलिए कानूनी मंजूरी उनको लेनी पड़ी। कानूनी मंजूरी लेते हैं और फिर वो क्या करते हैं कि जो स्थानीय निवासियों के जंगल में गतिविधियां थी, जैसे पशुओं को चराना, कुछ आयुर्वेदिक दवाओं को लेना, या फिर एक तरीके से हम ये देखते हैं कि आयुर्वेदिक दवाओं को लेना और भी बहुत सारी आवश्यकता, मवेशियों को चराना, और बहुत सारी आवश्यकता थी जो ग्रामीण स्थानीय निवासी थे वहाँ के। तो
उनकी गतिविधियों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। और जब पाबंदी लगाई जाती है, पाबंदी लगा करके ब्रांडिस ने इसको देखते हुए जब ये पाबंदी लगाते हैं, इन चीज़ों के लिए कानूनी मंजूरी लेते हैं, और कानूनी मंजूरी लेने पर जो गतिविधियां थी ग्रामीण परिवेश की, ग्रामीण परिवेश आदिवासी जो रहते थे और कुछ स्थानीय निवासी, तो जिनको जंगल की अति आवश्यकता थी, वहाँ से बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें लेते थे, तो उनके लिए उनकी गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी गई, पाबंदी लगा दी गई। और ये पाबंदी लगाने के बाद में हम देखते हैं कि ब्रांडिस ने 1864 में एक भारतीय वन सेवा की स्थापना करी। क्या करा? 1864 में 1864 में क्या आया? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, यानी कि भारतीय वन सेवा, भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई। तो ब्रांडिस ने ये काम बहुत ही अच्छी तरीके से किया। उन्हें लगा कि ये मंजूरी लेने के बाद भी उनको आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है? भारतीय वन सेवा की। क्योंकि जब तक किसी चीज़ को करने के लिए, सुचारू रूप से करने के लिए एक सेवा का गठन नहीं किया जाएगा, उसमें लोग नियुक्त नहीं होंगे, तब तक वनों को संरक्षण देना शायद नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई, 1864 में। और फिर आगे चलते हैं, एक साल बाद भारतीय वन अधिनियम लाया गया, यानी कि एक भारतीय वन अधिनियम, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, है ना। तो भारतीय वन अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम। और ये कब लाया गया? ये 1865 में लाया गया। यानी कि पहले तो इन्होंने क्या काम किया कि पहले इन्होंने 1864 में हम देखते हैं कि भारतीय वन सेवा की स्थापना करी, और एक साल बाद भारतीय वन अधिनियम को लाया गया। इस अधिनियम के थ्रू कई चीज़ें, जैसे पाबंदी लगाना और बहुत सारी चीज़ें, एक नए तंत्र का विकास करना, नए लोगों को उसमें गठित करना, और कुछ गुप्तचर भी लगाए गए कि चोरी, जो लकड़ियों की चोरी हो रही है उन पर रोक लगाई जाए, और बहुत सारी चीज़ों के लिए वन अधिनियम की स्थापना की गई। हम देखते हैं इसी के चलते जो है, जब वनों का और भी रिसर्च करने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब वन वानिकी आती है, वैज्ञानिक वानिकी का प्रशिक्षण कराया जाता है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, उनको एक रिसर्च सेंटर यानी कि एक विद्यालय की स्थापना चाहिए थी। क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक उनके बारे में कुछ सीखेंगे नहीं वनों के बारे में, तब तक हम उसका संरक्षण नहीं कर पाएंगे। हालांकि वो आगे चल करके एक ढकोसला सिद्ध हुआ, वो अपने लाभ के लिए ऐसा करना चाहते थे। तो हम देखते हैं कि आगे चल करके 1906 में देहरादून में, कब? 1906 में देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। इंपीरियल रिसर्च फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, क्या? इंपीरियल रिसर्च फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, तो हम देखते हैं इंपीरियल रिसर्च फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, और ये 1906 में कहाँ पर स्थापित किया गया? देहरादून में। कहाँ पर स्थापित किया गया? देहरादून में। तो ब्रांडिस ने ये काम किया कि आगे चल करके भारतीय वन अधिनियम को बनाया, और फिर इंपीरियल रिसर्च फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना करी 1906 में। ये क्यों किया? रीज़न ये था कि इसके स्थापना के थ्रू स्थानीय निवासी जो थे उनके लिए एक प्रशिक्षण देना चाहता था। वो कौन सा प्रशिक्षण था? वानिकी वन साइंटिफिक फॉरेस्ट के बारे में, ये था वैज्ञानिक वानिकी, है ना। तो क्या था? वैज्ञानिक वानिकी। हम आगे चलते हैं तो देखते हैं वैज्ञानिक वानिकी। वैज्ञानिक वानिकी के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
इसके लिए वो बताते हैं कि भारतीय वन वैज्ञानिक वानिकी को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे वहाँ की प्रजातियों के बारे में लोगों को नॉलेज होगा, किस प्रकार की प्रजातियाँ हमें बचानी चाहिए। तो ब्रांडिस का ये बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे देश में। सबसे पहले जब ये जर्मन ब्रांडिस आए तो उन्होंने सबसे पहले उन्हें क्या किया गया, वन महानिदेशक के लिए नियुक्त किया गया, और वन महानिदेशक नियुक्त करने के बाद में उन्होंने कुछ नियम स्थापित करे, जैसे कि हम देखते हैं कि वन संरक्षण और व्यवस्थित तंत्र के लिए उन्होंने एक मंजूरी, कानूनी मंजूरी हासिल करी, और कानूनी मंजूरी करने के बाद में फिर उनका निरंतर प्रयास चलता रहता है, और आगे चलकर के 1864 में भारतीय वन सेवा का गठन करते हैं, और फिर 1 साल बाद भारतीय वन अधिनियम 1865 की स्थापना करते हैं। और फिर उसी के चलते धीरे धीरे जब ये विकास बहुत ही प्रगति चरम सीमा पर था, तब हम देखते हैं इंपीरियल रिसर्च फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट यानी कि 1906 में देहरादून में स्थापना हुई। तो इस प्रकार से इनकी गतिविधियां चलती रहती हैं। आगे हम देखते हैं कि स्थानीय लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इन सब चीज़ों के बारे में। तो साथियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जहाँ तक कोशिश करिए कि कापी कलम हाथ में लेकर के बैठिए और स्क्रीनशॉट ना लेना पड़े। कोशिश ये करिए कि उसको अच्छे तरीके से लिखा जाए, क्योंकि जब लिखते हैं तो उसका असर माइंड पर पड़ता है, और लिखने के बाद कहते हैं कि जो माइंड होता है वो इमेज के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ पाता है। तो ये इमेज बन जाएगी जब आप लिखेंगे, उस शब्द की इमेज बन जाएगी, उन चीज़ों की इमेज बन जाएगी, और आप अच्छे से उसको भूल नहीं पाएंगे। तो इसके लिए सबसे मुख्य ये रीज़न है कि आप पेन और एक डायरी लेकर के जरूर बैठें। तो हम देखते हैं कि स्थानीय वैज्ञानिक वानिकी के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, और फिर उसी के चलते वैज्ञानिक वानिकी में विभिन्न प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला जाता है। ये सबसे बड़ी यूँ कहें एक सबसे बड़ी दुर्घटना होती है, यानी कि वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर कहते हैं मैं वैज्ञानिक वानिकी के लिए प्रशिक्षित कर रहा हूं, और फिर इसी के नाम पर हम देखते हैं कि विभिन्न प्रजाति वाले जो पौधे होते हैं वनों में, विभिन्न प्रजाति वाले जो पौधे होते हैं उनको क्या किया जाता है, काट डाला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस तरीके से प्रशिक्षित किया गया था कि वनों की प्रजातियां जो है किस प्रकार से लोगों के लिए लाभफुल हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उसी वानिकी के नाम पर, उसी प्रशिक्षण के नाम पर ये विभिन्न प्रजातियों वाले पौधे काट डाले जाते हैं। साथियों, इसमें एक पॉलिटिक्स खेली गई अंग्रेज़ों के साथ में। अंग्रेज़ों ने एक पॉलिटिक्स खेली, उन्होंने कहा कि मैं प्रशिक्षित कर रहा हूँ, विभिन्न प्रजातियों वाले पौधों के बारे में जानकारी होगी, और तब बताया कि जो वन है हमारे देश में, जो पहले से स्थानीय जो वन हैं पहले से जिनमें लोग रह रहे हैं, वो वनों झाड़ियाँ स्वरूप हैं, या उन वनों की आवश्यकता बहुत सारी चीज़ों में नहीं होती। जैसे कि उनको ज़रूरत थी, जिस चीज़ के लिए उनको ज़रूरत थी, जैसे कि उनको रेलवे में स्लीपर चाहिए था, तो जाहिर सी बात है स्लीपर के लिए लंबे, पतले और मजबूत पेड़ होने चाहिए थे जो एक सीधी रेखा में जाए। तो वो पौधे चाहिए थे, मजबूत चाहिए थे, तो उसमें साल, सागवान, ये सारे पौधे आते हैं, शीशम आते हैं। तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता थी, और ये पौधे वनों में थे नहीं। वनों में कौन से पौधे थे कि जो स्थानीय लोगों के लिए यूजफुल होते थे, जैसे कि वो जब खाना खाते थे, लोग स्थानीय ग्रामीण जब लोग खाना खाते थे, कोई प्रोग्राम होता था, कोई कार्यक्रम होता था, तो उसके थ्रू वो पत्तल का यूज करते थे, और पत्तल जो कि एक साथ जोड़े गए होते थे, उन पत्तल को छूल बोला जाता था। तो इस प्रकार के पौधे थे। जैसे कि कुछ जब मौसम परिवर्तन होता था, लोग जड़ी बूटियों वहाँ से लाते थे, जो झाड़ियों टाइप के पेड़ होते थे, उसमें बहुत सारी दवाइयों के लिए जड़ी बूटियाँ मिल जाती थी। तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता थी। दूसरा, जैसे आप वो उसका ले लें, महुआ का पौधा। महुआ के लिए वो जो महुआ का तेल होता था वो घरों में जलाते थे, और महुए से उनके जो है रस बनाया जाता है, मदिरा सेवन किया जाता था। इन सब चीज़ों के बारे में वो लाभफुल होते थे। उनका जो महुआ का तेल होता था वो घर में यूज करते थे। उनकी कुछ औषधियों के लिए जो है पौधे प्रयुक्त किए जाते थे। फल जो कि मवेशियों को
अपने लिए जो फल यूज करते थे उसके पौधे होते थे, जैसे बेर हो गया और भी बहुत सारे, अंजीर हो गया, इस प्रकार के पौधे बहुत सारे थे जो कि जिनकी आवश्यकता अंग्रेज़ों को नहीं थी। हालांकि उनको एक लंबे शीशम के, साल के ऐसे पौधों की आवश्यकता थी, लेकिन इस प्रकार के पौधे थे। हम देखते हैं कि उसमें कुछ ऐसे भी पौधे थे, जैसे कि एक तरीके से हम देखते हैं कि जो मवेशियों के लिए जैसे चारा, बाजरा और ये सब चीज़ें वो बो देते थे कि बाद में उनके जो मवेशी होते थे वो वहाँ जाते थे चराने के लिए, तो इस प्रकार के पौधों का मवेशी प्रयोग करते थे चारे के लिए। तो इस प्रकार के पौधे वनों में थे। अंग्रेज़ों को चाहिए था कि उनको लंबे और वैसे मजबूत पौधे चाहिए थे, इसलिए उन्होंने क्या काम किया, कहा कि वैज्ञानिक वानिकी से ये प्रशिक्षित किया कि इस प्रकार के पौधे बेकार, इस प्रकार की प्रजातियां बेकार हैं, हमें ऐसे पौधे लगाने चाहिए। और फिर देखते ही देखते जो विभिन्न प्रजातियों वाले पौधे थे जंगलों में, उन सबको एक तरफ से काट डाला गया। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने देखा था जर्मनी में जब क्रांति आई थी तो हिटलर ने खास नस्लों का सफाया कर दिया, क्योंकि उनको ज़रूरत थी नाज़ी वर्ग के लोगों को जो उनका सपोर्ट करें, उनका समर्थन करें। वही अंग्रेज़ों ने किया, किसके साथ में, वनों के साथ में। वनों के खास नस्लों के पौधे सफाया कर दिया और उन्होंने उसकी जगह पर लगाए कौन से पौधे, साल, सागवन, पॉपुलर, देवदार, इस प्रकार के पौधे लगाए जो कि बहुत हेल्पफुल थे उनके लिए। तो उन्होंने इस प्रकार के पौधे लगाए। हम देखते हैं 1865 में, 1865 का जो वन अधिनियम था उसको लागू होने के बाद में, 1865 का जो वन अधिनियम था उसको लागू होने के बाद में उसमें 2 बार संशोधन किया गया। 2 बार संशोधन किया गया। 1865 में जो हमने देखा था भारतीय वन अधिनियम बनाया गया था। क्या? भारतीय वन अधिनियम। भारतीय वन अधिनियम बनाया गया था, इसमें संशोधन हुआ और इसमें 2 प्रकार से हम देखते हैं 2 बार संशोधन हुआ। एक तो हम देखते हैं कि 1927 में हुआ, एक हुआ 1878 में। तो 1878 में संशोधन हुआ और 1927 में संशोधन हुआ इस वन अधिनियम में। और हम देखते हैं कि जो 1878 में संशोधन हुआ उसके थ्रू उन्होंने एक नियम बनाया। क्या नियम बनाया? 1878 में जो संशोधन हुआ उसमें एक नियम बनाया गया और उस नियम के थ्रू उनको बहुत ज़्यादा लाभ हुआ, अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ, क्योंकि जो 1878 में जो अधिनियम बनाया गया उसमें 3 चीज़ें बांटी गई। एक ग्रामीण, यानी कि जो वन होंगे उसके 3 भाग बांटे गए, एक ग्रामीण और आरक्षित और सुरक्षित। ये 3 भाग 1878 में बांटे गए। अब आप सोच रहे होंगे कि इनको बांटने से अंग्रेज़ों को क्या लाभ हुआ, तो मैं बताऊं कि इनको बांटने की वजह से इनको पहला लाभ हुआ कि जो ग्रामीण स्तर का जो एक वन होता था, वन के जो उन्होंने नए पौधे लगाए थे, जैसे साल हो गया, सागवन हो गया, अगर इन पेड़ों को, जो पॉपुलर हो गया, देवदार हो गया, इन पेड़ों को अगर यहाँ के स्थानीय निवासी काटते हैं तो उनका नुकसान होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि उनको अपने लाभ के लिए लकड़ी नहीं मिल पाएगी। तो उन्होंने क्या काम किया कि जहाँ पर ये पेड़ों की आवश्यकता थी, जो जैसे मान लीजिए एक वन है, हम थोड़ी देर के लिए एक इमेज के माध्यम से बताते हैं। जैसे वन है और उसमें पौधे लगे हुए हैं, पॉपुलर, देवदार, इस प्रकार के पौधे लगे हुए हैं। ये है, ये इसका बीच वाला पार्ट है, वन के बीच वाला पार्ट, और इसमें बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं जो सीधी रेखा में पौधे लगाए जाते हैं। इस प्रकार से पौधे लगे हुए हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर इन पौधों को काटा जाएगा स्थानीय लोगों के द्वारा तो बहुत ही उनका नुकसान होगा, क्योंकि उनको अपने मतलब की लकड़ी मिल नहीं पाएगी। इसलिए इस जो ये भाग था ये उन्होंने आरक्षित कर दिया। क्या कर दिया? आरक्षित। ये उन्होंने आरक्षित कर दिया। जाहिर सी बात है, आरक्षित का मतलब ये होता है कि उसमें किसी भी यूज के लिए ग्रामीण नहीं जा सकते, ना उसमें चारा चराने के लिए जा सकते हैं मवेशियों को ले जा करके, ना उसमें लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं उसको काट करके, मतलब कोई भी यूज नहीं कर सकते। इस वनों में जाना बिल्कुल मना कर दिया। जो जाएगा उसके लिए कड़ा दंड होगा, उसको सजा दी जाएगी। ये सब होने के बाद आरक्षित कर दिया और इस प्रकार से अब जाहिर सी बात है इन वनों की सुरक्षा होनी चाहिए।
जब कोई सुरक्षा नहीं करेगा तो ये पौधे कैसे, इसमें सिंचाई होना चाहिए, इसमें बराबर जो है इनकी देखभाल होनी चाहिए, तभी ये पौधे सुरक्षित होंगे। तो इसके लिए उन्होंने एक गेम खेला और उन्होंने एक दूसरा पार्ट बनाया, कहा ये पार्ट जो है क्या है, ये जो जंगल का पार्ट है ये है सुरक्षित, ये है सुरक्षित। सुरक्षित यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट कौन सा है, सुरक्षित। अब आप कहेंगे ये सुरक्षित क्यों है? इसमें कुछ पौधे थे जो स्थानीय लोगों के लिए लाभफुल हो सकते थे, थोड़े बहुत, मतलब नाम के लिए थोड़ा बहुत, ये थोड़ा बहुत पार्ट होता था, इतना बड़ा पार्ट नहीं होता था आरक्षित वाले कितना, बिल्कुल बॉर्डर समझ लीजिए, बॉर्डर पार्ट कि यहाँ पर लोग देखभाल के लिए मतलब देखभाल यहाँ कर सके और बहुत ही अच्छी तरीके से, यहाँ कोई अपना स्थानीय निवास नहीं कर सकता था। इस सुरक्षित वाले पार्ट में अपने मकान नहीं बना सकते थे ग्रामीण, ना तो इसमें कोई लकड़ियाँ काट सकते थे, ये सुरक्षित था, मतलब इसकी देखभाल के लिए लोग यहाँ तक प्रवेश कर सकते थे, कि यहाँ तक प्रवेश कर सकते थे, देखें इन पौधों के क्या हालचाल है, यानी कि आरक्षित वाले पौधे के क्या हालचाल है। तो इसके लिए इन्होंने ये सुरक्षित पार्ट बनाया। अब जाहिर सी बात है ग्रामीणों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हुई और ग्रामीण सोच रहे थे कि हमें अपने यूज के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। इसके लिए उन्होंने नाम मात्र के लिए एक योजना बनाई और कहा कि जब लोग यहाँ रहेंगे नहीं, यहाँ निवास नहीं कर सकते, तो उनके निवास के लिए कोई स्थान होना चाहिए। जो आगे जो लोग यहाँ तक जाएंगे वो कौन से लोग होंगे, जो जंगल के आसपास रहेंगे वही लोग होंगे। इसके लिए उन्होंने एक और पार्ट बनाया और ये पार्ट जो बनाया, इस पार्ट में ये पार्ट रख दिया ग्रामीण के लिए, मतलब यहाँ पर लोग निवास कर सकते हैं, अपनी झोपड़ियाँ बना सकते हैं, यहाँ पर इन पौधों की देखभाल करने वाले लोग रह सकते हैं, जो इनकी सुरक्षा कर सकें, जो इनकी देखभाल कर सकें, केवल वही लोग। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या काम किया कि ग्रामीणों को यहाँ पर बसाना शुरू किया कि ये इन पौधों की देखभाल कर सके। तो इस प्रकार से 1878 में ये नियम बनाया गया, ग्रामीण, आरक्षित और सुरक्षित। हम देखते हैं इसके बाद भी बहुत सारे लोगों को, क्योंकि ये जो पार्ट था नाम मात्र का एक पतला सा पार्ट था, यहाँ पर लोग जाते थे लेकिन मवेशियों को चरा नहीं सकते थे, अपने यूज के लिए जो जड़ी बूटियाँ थी वो भी पूरी तरह साफ हो गई थी, मतलब बहुत सारा हम देखेंगे आगे चल के कि इन लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ। तो ये आरक्षित वाला पार्ट था। अब हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। साथियों, जो वन अधिनियम बनाए गए उसके थ्रू ब्रैंडिस ने वनपालों की नियुक्ति करी। वनपाल और ग्रामीणों के जो वनपाल थे वो ग्रामीणों से उनका विचार अलग था। वनपाल नियुक्त किए गए। वनपाल, ये वनपाल वही थे जो ग्रामीण वाले पार्ट में रहते थे, यानी कि जंगलों की देखभाल करते थे। अब हुआ यूँ कि ग्रामीणों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुई, उनको जो आवश्यकता थी, जिन पौधों की आवश्यकता थी वो मिल नहीं पाते थे। इसके लिए धीरे धीरे उनको घूस देना पड़ता था, वनपालों को घूस देना पड़ता था, तभी वो अंदर जा सकते थे, तभी वो अपनी आवश्यकता के अनुरूप लकड़ी ले सकते थे। जैसे कि हम देखते हैं कि जो ग्रामीण परिवेश था, ग्रामीण जो वनों का पार्ट था, उसमें बांस के पेड़ लगाए गए, उसमें बांस बहुत सारे लगे थे, जो बांसों का यूज काफ़ी मात्रा में ग्रामीण करते थे। वो किस लिए? अपने छप्पर के लिए, अपने जो है बाड़ा बनाने के लिए और टोकरियाँ बनाने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए बांस का प्रयोग करते थे। बांसों को भी पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया, जिससे ग्रामीणों को बहुत सारा नुकसान हुआ और साल सागवन लगा दिया गया। वनपालों ने क्या काम किया? साल सागवन की खूब सारी देखभाल करी। हम देखते हैं कंदमूल, जो कि कंदमूल एक पौधा होता था जो कि प्रोटीन युक्त होता था, जिसको लोग खाना बहुत पसंद करते थे। तो कंदमूल के पौधे, फल, इनकी जड़ों की आयुर्वेदिक दवाई बनती थी, वो सारी चीज़ें हटा दी गई और इस प्रकार से एक प्रथा चली। जैसे एक सियादी पौधा होता है जिसकी लोग रस्सी बनाते हैं, सियादी नाम सुना है? सियादी का प्रयोग रस्सी बनाने के लिए ग्रामीण लोग करते थे। ये सियादी पौधा है, तो इनको भी काट डाला गया। सेमूर जो कि एक सूती रेशम का पौधा होता था, सेमूर एक इस प्रकार का पौधा होता था जिसकी छाल में कांटे होते थे।
ये भी भारी मात्रा में था। बांस, जो कि हमने बताया बहुत आवश्यकता थी, बांस भी भारी मात्रा में था। शियादी पौधा भी बहुत भारी मात्रा में था। रेशम, कंदमूल, ये पौधे आप लिख लीजिए जिससे याद हो कि कौन कौन सी प्रजातियां काट डाली गई, जिसमें मुख्य रूप से आप जान पाए। तो कंदमूल के पौधे पूरी तरह सफाया कर दिए गए। छाल कांटे होते थे, इसके लिए सब्जियों को छीलने के लिए प्रयोग किया जाता था। ये लोग इसकी छाल का प्रयोग करते थे सब्जियों को छीलने के लिए। तो इस प्रकार से बेहतरीन पौधे ग्रामीणों के लिए पहले मौजूद थे। और वन अधिनियम के अंतर्गत देश भर में गांव वालों की बहुत सारी मुश्किलें बढ़ गईं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि वहाँ की महिलाएं, जो कि वनपालों को घूस देती थी, अंदर जा सकती, तभी वो लकड़ी अपने खाना बनाने के लिए जो लकड़ियाँ चुनते हैं वो इकट्ठा कर सकते थे। लेकिन धीरे धीरे इस प्रकार के वनों का सफाया हो गया और जो ग्रामीण स्थानीय जो लोग थे, वहाँ के स्थानीय लोग बाहर चले गए, उनको कमाने का कोई जरिया नहीं बचा। और दूसरी चीज़ थी अंग्रेज़ों की ये भी कि वहाँ जो ग्रामीण थे उनसे राजस्व वसूलने में भी दिक्कत होती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके कुछ नियम बनाए गए थे। अगर हम देखें कि पूर्वी यूरोप की बात करें, जैसे इसमें कुछ नाम थे, जो घुमंतू खेती का नाम सुना होगा आपने। कौन सी? घुमंतू। पहले इस घुमंतू या झूम खेती का यूज बहुत होता था। झूम खेती का और घुमंतू खेती का बहुत यूज होता था। तो इसके बारे में भी हम विस्तार से बताएंगे, किस प्रकार से झूम की खेती हुई, किस प्रकार से झूम की खेती होती थी और किस प्रकार से झूम की खेती भी बहुत प्रभावित हुई। ये हमारे देश में ही नहीं, ये धीरे धीरे जब औद्योगिकीकरण बढ़ा तो हर जगह ये परिवर्तन किए गए और इससे हर जगह समस्याएं हुई। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे, किस प्रकार से दक्षिण अमेरिका में जो है झूम को किन नामों से जाना जाता था। हम देखेंगे कि अफ्रीका में किन नामों से जाना जाता था। हम देखेंगे कि कनाडा में किन नामों से जाना जाता था। हम देखेंगे यूरोप में किन नामों से जाना जाता था। और झूम की खेती करने के बाद लोग किस प्रकार से पलायन करते थे और वहाँ पर कौन कौन सी खेती नहीं हो पाती थी, ये भी हम देखेंगे। इन सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को अगले आने वाले सेशन में हम जरूर देखेंगे, इसलिए अगला सेशन कतई न भूलें और उसको जरूर देखें और हमारे चैनल को ये जो इंपॉर्टेंट नॉलेज है ये दूर दूर तक पहुंचाएं। मैं चाहता हूं साथियों, वो ग्रामीण लोग जो ग्रामीण स्तर के, जिनको कोचिंग नहीं ले पाते हैं, जो कि अच्छी कोचिंगों में दाखिला नहीं हो पाता है, जो कि अच्छे नॉलेज के लिए तरसते रहते हैं, उनके लिए यूट्यूब एक माध्यम, बहुत सस्ता माध्यम है और बहुत ज़रूरी माध्यम है। इसलिए हमारे चैनल को और जो भी इंपॉर्टेंट चैनल हैं ज्ञान से रिलेटेड, उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पढ़ते रहें निरंतर, क्योंकि पढ़ाई ही आपको आगे ले जा सकती है। साथियों, इसी के साथ अगले सेशन में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।